इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या बोला जा रहा है, 1 जनवरी 2001 को सैम कंपनी लिमिटेड एंटर करी इनटू रिटर्न पुट ऑप्शन फॉर $, इतने का वो रिटर्न पुट ऑप्शन लिखा है उसने, बट वो कर तो परचेज ही रही है 20,000 विद जेटी कॉर्पोरेशन टू बी सेटल इन फ्यूचर ऑन 31 दिसंबर 2001 फॉर अ रेट इक्वल टू, जो कि रेट कितना है 68 पर USD एट द ऑप्शन ऑफ जेटी Corporation. Sam Company Limited did not receive any amount upon entering into the contract. Sam Company Limited is a listed company है and in India and prepare करिए its financial statement on a quarterly basis. Following is the classification principle of recognition and a measurement as laid down in India's 109. You are required to record the entries for each quarter ended till the date of actual purchase. For the purpose of accounting, please use the following information representing mark to market fair value of put option. इतना ये सब हमें दे रखा है। तो सबसे पहले एक तो हमारा ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो हमारा जो ज़ीरो पीरियड है, यानी कि जब हम एंटर कर रहे हैं, यानी कि 1 जनवरी 2001 में तो कोई एंट्री होने वाली नहीं है, नो एंट्री विल बी डन। उसके बाद हमें जैसे जैसे दिया है, अब हमें ये बोला जा रहा है कि एज ए देखो 31 मार्च 2001 पे हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि देर इज़ अ 25,000 का लॉस हो रहा है। 25,000 का लॉस हो रहा है तो हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैसे रिकॉर्ड करेंगे, P&L अकाउंट डेरिवेटिव, P&L अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी, जो कि कितने से दिख जाएगा हमारा 25,000। उसके बाद 30 जून एज ऑन, मतलब 30 जून। उसके बाद नेक्स्ट जो डेट दे रखी है हमें 30 जून 2001 दे रखी है। इस डेट तक क्या होगा कि इस डेट तक एज ऑन इस डेट पर इतना हमारा नेगेटिव लॉस है, इतना नेगेटिव लॉस है, यानी कि हमारा जो है वो लॉस पहले 25,000 का था वो 15,000 का हो गया। 25,000 का लॉस जब 15,000 पे हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब 10,000 मतलब 10,000 से लॉस कम हुआ है, तो हम हमारे बुक्स में ऑलरेडी जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट हुई है तो इसको हम हटाएंगे नहीं। इसी से हम अपना लॉस को है जो है कम करते हुए बताएंगे कि डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू P&L जो है वो 10,000 से कम हो गया है, बिकॉज जो हमारा लॉस है वो 15,000 पे आ गया। उसके बाद हमारे पास 30 सितंबर 2001 में क्या एंट्री पास होगी। 30 सितंबर 2001 में हमें ये बोला है कि जो हमारा 15,000 का जो लॉस बचा था अब वो हो के ज़ीरो हो जाएगा। 15,000 का लॉस जो है, क्योंकि हमारा 10 से तो कम हो गया था, जो कि 15 पे आ गया था, 25 से 10 कम हो गया था, तो हमने इसमें रिफ्लेक्ट किया था कि ये इतना लॉस कम हो गया। अब जो है बचा हुआ हमारा कितने पे, 15 से वो कितने पे हो गया है, ज़ीरो पे हो गया, यानी कि बचा हुआ जो हमारा 15,000 का लॉस है उसे भी हम ऐसे करके दिखा देंगे कि 15,000 का लॉस जो है डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी का बैलेंस यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। फिर 30 सितंबर को ही जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म होगा, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था कि हम इतने पे परचेज़ कर रहे हैं, तो इतने पे परचेज़ करें, कितने रुपए में परचेज़ करने वाले थे, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हमारे पास कितना है, 20,000 का $, था 20,000 का $, था, एंड जिसको हम परचेज़ करने वाले थे, और कितना पैसा जाने वाला था, 68 पर पैसा जाने वाला था। तो 20,000 का हमने परचेज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था एंड हमारा इतना जो पैसा है वो जाने वाला था। अब इतना पैसा जाने वाला था तो इसमें यह आता है कि आज की रेट में जो है वो $, जो स्पॉट रेट है 31 दिसंबर को, वो कितना हो गया, 66 हो गया। तो 20,000 मल्टीप्लाई 66 इतना पैसा हो गया, यानी कि आज की रेट में हमें लॉस हो गया, जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था 68 पे परचेज करने वाले थे, जबकि आज की स्पॉट रेट तो कितनी हो गई, 66 हो गई, तो 13,20,000। तो ऐसे करके हमारे पास P&L में जो है लॉस आ गया एज अ बैलेंसिंग फिगर। वो कितना आएगा, 1320 माइनस 1360 विल बी 40,000 का हमारे पास लॉस आ गया है। 40,000 का लॉस आ गया। देखो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट, इस तरीके से हमारे पास लॉस आ गया। बिंग लॉस ऑन सेटलमेंट टू पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बुक्ड ऑन एक्चुअल परचेज, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परचेज का ही हुआ है, तो ऐसे करके हमारे पास 40,000 का लॉस आ जाता है। और स्टार्टिंग में इसमें हमें देखो क्या लिखना है, सबसे पहले हमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखनी है। डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अदर कॉन्ट्रैक्ट है विद इन द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड विद ऑल द 3 फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्राइस, कमोडिटी प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इंडेक्स प्राइस। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इस पे हो सकता है प्राइस पे, कमोडिटी पे, फॉरेन एक्सचेंज की रेट्स पर, इंडेक्स प्राइस पर, रेट्स पर, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट इंडेक्स, अदर वेरिएबल जो भी प्रोवाइडेड हो। इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल, दैट वेरिएबल इज नॉट specific to a party to the contract. It requires no initial net investment or initial net investment that is smaller than would be required for other types of contract that would be expected to have a similar response to change in the market factor. It is settled किया जाएगा at a future date. Upon evaluation of contract in a question, it is noted that contract meet करेगा the definition of derivative. The value of contract to purchase USD at a fixed price change हो जाता है in a response to change in foreign exchange rate.
The initial amount received to enter into the contract is zero. A contract which would give the holder a similar response to foreign exchange rate changes would have required an investment of this. तो कॉन्ट्रैक्ट जो है सेटल होगा इन अ फ्यूचर. द डेरिवेटिव लाइबिलिटी इज अ रिटर्न पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है एज पर इंडिया 109. डेरिवेटिव और मेजर किया जाता है एट अ फेयर वैल्यू अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंटली मेजर किया जाता है FVTPL पर. As there was no consideration paid and without evidence to the contrary, the fair value जो है contract on the date of inception is considered to be zero. No accounting entry shall be recorded on the date of entering into a contract. Accounting के the value of derivative put option contract shall be recorded किया जाएगा as a derivative financial liability in the books. तो हमारा जो P&L है to derivative financial liability, then derivative financial liability to P&L, then ये सारी एंट्री करके हमारा ये जो है ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है. मतलब ये जो है क्वेश्चन. अब देखो वैसे ही सिमिलर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34. इसको भी हम साइमल्टेनियसली एक साथ ही कर लेते हैं सो दैट वी विल कवर क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 एंड 35 साइमल्टेनियसली. क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है कि 1 जनवरी को सैम कंपनी लिमिटेड अगेन एग्री हो रहा है टू परचेज अ कॉन्ट्रैक्ट में. परचेज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है कि 20,000 को वो खरीदेगा और 31 दिसंबर आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 1 जनवरी 2001 को कि 31 दिसंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है. US डॉलर जो हो जाएगा वो कितने पे हो जाएगा, मतलब 20 जो हमारा 20 US डॉलर है एट 68 1 US डॉलर की 68 रुपीज़ में इतने में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि बाद में कोई भी फ्लक्चुएशन है तो उसे अवॉइड कर दें. डिड नॉट पे एनी अमाउंट. डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में कोई अमाउंट तो पे नहीं किया जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है. सैम कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी इन इंडिया एंड प्रिपेयर कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस. फॉलोइंग द एंट्री ऑफ रिकॉग्निशन एंड अ मेजरमेंट एज अ लेट डाउन इन डेस 109 यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द एंट्री फॉर ईच क्वार्टर एंडेड टिल द डेट ऑफ एक्चुअल परचेज. फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग प्लीज यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग द मार्क टू मार्केट फेयर वैल्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एट ईच रिपोर्टिंग डेट. तो फिर क्या होता है कि हमारे पास 31 मार्च 2001 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. इसमें क्या है हमारे पास लॉस दिख रहा है तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो हम कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल, हम बोल सकते हैं हमें लॉस हो रहा है तो P&L टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी के 25,000 का हमें लॉस हो रहा है ऑन दिस डेट. फिर हमारे पास नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट आती है क्या है 31 मार्च के बाद आता है 30 जून 2001. इस डेट में क्या होता है कि हमारा जो लॉस है 25,000 से गिरकर 15,000 आ गया है. तो अब हम नया ऑलरेडी हमने अपनी बुक्स में क्या है दिखा रखा है डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी दिखा रखा है तो हम नया अकाउंट तो खोलेंगे नहीं तो इसी से सेट ऑफ कर लेंगे. इसी से सेट ऑफ कर लेंगे तो हमारी लाइबिलिटी जो है गिर के कम हो गई. कितने से कम हो गई 25 से 15 हो गई, यानी कि 10,000 से हमारी लाइबिलिटी जो है वो गिर के कम हो गई है. उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास आता है 30 सितंबर. 30 सितंबर 2001 को क्या हुआ है कि हमें जो है प्रॉफिट हो रहा है और लाइबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो गई. उसके अलावा नहीं, लाइबिलिटी जो है पहले हमारी बुक्स में 25 की दिख रही थी और फिर वो गिर के 15 हो गई कि 10 से कम हो गए. अब जो 15 का लॉस है वो गिर के 0 पे हो गया और उसके अलावा हमें प्रॉफिट भी हुआ है. तो उसके अलावा प्रॉफिट भी हुआ है. तो पहले जो हमारे पास लाइबिलिटी का बैलेंस है यानी कि डेफर्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो आज की डेट में भी हमारे पास 15,000 की थी वो गिर के 0 हो गई और उसके बाद हमारे पास डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट यानी कि प्रॉफिट भी हुआ है. प्रॉफिट कितना हुआ है 12,000. इसको हम सबको किस में डाल देंगे P&L में डाल देंगे तो ये क्या होगा 27,000. उसके बाद आज ही की डेट में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 जनवरी को क्योंकि हम इस डेट पे परचेज़ करेंगे. तो यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है टू बैंक हमारा कितना पैसा जाने वाला है, हमारे पास 20,000 से पैसा जाने वाला है एट 68 पे पैसा चला जाएगा बिकॉज हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम इस रेट पे ख़रीद लेंगे. तो पैसा चला जाएगा कितना जाएगा 13,60,000. उसके बाद हमारे पास हम जबकि आज की स्पॉट रेट कितनी हो जाती है 66. तो आइडियली हमें तो नुकसान हो गया 20 × 66 तो ये कितना होगा 13,20,000. जो हमारा डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट हमारा डेफर्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो गिर के ये जो है सारा सेटअप होकर कितना हो गया 0 हो गया ऑलरेडी. तो बचा हुआ जो हमारा डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट है उसको हम क्या बोल देंगे टू डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट और वो कितना हो जाएगा 12,000. तो यहाँ पे हमारा P&L में क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर ये कितना होगा 13,60,000 प्लस 12,000 माइनस 13,20,000. दिस विल गिव अस 52,000 से हमारा जो है ये एडजस्टमेंट्स वगैरह हो जाएंगे एज अ बैलेंसिंग फिगर. देखो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ